एक गांव जहां से निकलना नामुमकिन है, ना कोई रास्ता ना कोई मदद। दिन में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं, इंसान की शक्ल में राक्षस घूमते हैं और वो धीरे धीरे दरवाजा खटखटाते हैं। अगर तुमने दरवाजा खोल दिया, अब सीन कट होता है। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो छुट्टियों पर जा रही होती है। इस फैमिली में जिम मैथ्यूज, उसकी पत्नी टैबिथा और उनके 2 बच्चे जूली और एथन होते हैं। पूरी फैमिली इस वेकेशन को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये वेकेशन उनकी जिंदगी का आखिरी वेकेशन बनने वाला है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी जिम को सड़क पर एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका होता है। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। उसी समय आसमान में बहुत सारे कौवे जोर जोर से काव काव करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हो। ये देखकर टैबिथा जिम से वापस मुड़ने के लिए कहती है। जिम उसकी बात मान लेता है और कहता है कि 1 मील पीछे एक दूसरा रास्ता है, हम वहाँ से जा सकते हैं। टैबिथा अपने मोबाइल में रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अब मोबाइल में सिग्नल आना बंद हो चुका होता है। कुछ दूर चलने के बाद वो फैमिली एक गांव में पहुंचती है। वहाँ उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो किसी के मरने का शोक मना रहे होते हैं। जिम रास्ता पूछने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता है और टैबिथा से कहता है कि गाड़ी को अंदर से लॉक कर ले। जिम वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे वो लोग जिम को देख या सुन ही नहीं पा रहे हों। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और जिम से पूछता है क्या हुआ। जिम उससे हाईवे का रास्ता पूछता है। वो व्यक्ति आराम से उसे रास्ता बताते हुए कहता है कि इसी सड़क पर सीधा जाओ, तुम्हें हाईवे मिल जाएगा। ये सुनकर जिम को थोड़ी राहत मिलती है कि किसी ने तो उसे सही रास्ता बताया। इसके बाद जिम गाड़ी में बैठता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन जिम एक बात नोटिस करता है कि इस गांव की सड़क पर खड़ी हर गाड़ी या तो खराब है या उसका टायर पंचर है। ये देखकर वे लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद घूमकर वो फैमिली फिर से उसी गांव में आ जाती है। ये बात जिम को अजीब लगती है, लेकिन वो सोचता है कि शायद उसने रास्ते में कोई गलत मोड़ ले लिया होगा जो सीधे इस गांव की तरफ आ जाता है। जिम फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि वो फिर से उसी गांव में आ जाते हैं। अब ये बात सबको हैरान कर देती है, लेकिन जिम कहता है कि ये नामुमकिन है, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा जो हमें इस गांव के बाहर ले जाएगा। जिम अब गाड़ी नहीं रोता। उधर गांव के 2 व्यक्ति उन्हें रोकने के लिए रास्ते में कांटों का जाल बिछा रहे होते हैं। जिम लगातार गाड़ी की स्पीड बढ़ाता रहता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये कैसे मुमकिन है। तभी सामने से एक कार आ रही होती है। उस कार का अचानक संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे जिम की वैन से टकराने वाली होती है। जिम टक्कर से बचने के लिए वैन को पूरी ताकत से मोड़ देता है, लेकिन वैन की रफ्तार तेज होने के कारण वो जंगल में जाकर पलट जाती है। कुछ देर बाद उस कार से एक आदमी बाहर निकलता है और सीधे चलते हुए उन 2 व्यक्तियों के पास पहुंचता है जो जाल बिछा रहे थे। वो घबराते हुए उन्हें उस कार और वैन के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। ये सुनकर उन दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर साफ डर नजर आता है, क्योंकि कुछ ही देर में सूरज डूबने वाला होता है। दोनों सोचते हैं कि सूरज डूबने से पहले हमें उन्हें जंगल से बाहर निकालना होगा। एक व्यक्ति उस घायल आदमी को अस्पताल ले जाता है और दूसरा उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है। वहाँ उस कार में एक और आदमी होता है जो शराब के नशे में धुत होता है। वो व्यक्ति उसे हथकड़ी लगाकर उसी कार में बंद कर देता है। वो व्यक्ति सीधे उस पलटी हुई वैन के पास जाता है जहाँ जिम वैन में बुरी तरह फंसा हुआ होता है और उसकी पत्नी बेहोश होती है। वो व्यक्ति उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर वो अपना नाम बॉयड बताता है। बॉयड वैन के ऊपर से अंदर जाता है जहाँ जूली इस हादसे की वजह से सदमे में होती है। बॉयड की नजर एथन पर पड़ती है। एथन की हालत बहुत नाजुक होती है, क्योंकि उसके पैर में एक लोहे की रॉड आर पार हो चुकी होती है, जिससे वो बेहोश होता है। बॉयड जूली को बाहर निकाल लाता है। कुछ ही देर में गांव के कुछ और लोग वहाँ आ जाते हैं और उनके साथ एक डॉक्टर भी आती है जिसका नाम क्रिस्टी होता है। क्रिस्टी उस नशे में धुत आदमी को देख रही होती है। तभी तक टैबिथा को भी वैन से बाहर निकाल लिया जाता है। क्रिस्टी एथन की हालत देखने के बाद बॉयड से कहती है कि एथन के पैर में जो रॉड घुसी है उसे हमें जल्द से जल्द निकालना होगा, क्योंकि एथन का बहुत खून बह चुका है। हमारे पास उसे गांव ले जाने का समय नहीं। तब बॉयड उससे पूछता है कि इलाज में कितना समय लगेगा। क्रिस्टी उसे 1 घंटा बताती है। तभी केनी नाम का लड़का कहता है कि सूरज ढलने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। तब बॉयड कहता है कि हम उस बच्चे का इलाज वैन के अंदर ही करेंगे, लेकिन केनी कहता है कि ये नामुमकिन है। रात में जंगल में रुकना मतलब मौत को दावत देना है।
अब सवाल ये था कि ऐसा क्या है इस जंगल में जिससे इस गांव के लोग रात में इतना डरते हैं। बॉयड उसे एक पत्थर दिखाता है और कहता है ये हमारी जान बचाएगा। दरअसल गांव के हर घर में ये पत्थर टंगा रहता है। यही पत्थर उन्हें उस अनजान चीज से बचाता है। लेकिन केनी कहता है कि ये सिर्फ घर के अंदर ही काम करता है। बॉयड उसकी बात नहीं मानता। फिर सारे लोग गांव की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में सिर्फ बॉयड, जिम और डॉक्टर क्रिस्टी रह जाते हैं एथन के इलाज के लिए। अभी तक जिम और उसकी फैमिली को कोई अंदाजा नहीं था कि रात में क्या होता है। वो बस वही कर रहे थे जो गांव के लोग कह रहे थे। बॉयड रात होने से पहले उस पत्थर को वैन के अंदर टांग देता है और वैन को चारों तरफ से पर्दे से ढक देता है। ये देखकर जिम के मन में सवाल आता है कि क्या एक पत्थर किसी अनजान चीज से हमारी रक्षा कर सकता है। क्रिस्टी एथन का इलाज शुरू करती है। जैसे ही रात होती है जंगल में कुछ अजीब लोग दिखाई देते हैं। क्या गांव वाले इन्हीं लोगों की बात कर रहे थे? तभी बाहर से वो लोग जिम को पुकारते हैं। जिम वैन के बाहर जाने लगता है लेकिन बॉयड उसे रोक देता है। बॉयड उसे समझाता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि इंसान के रूप में राक्षस है। अगर तुम बाहर गए तो हम सब मारे जाएंगे और तुम्हारा बेटा भी। ये सुनकर जिम रुक जाता है। क्रिस्टी एथन को इंजेक्शन लगाती है जिससे उसे होश आ जाता है। अब क्रिस्टी उसके पैर से वो रॉड निकालती है जिससे एथन को बहुत तकलीफ होती है। आखिरकार वो रॉड एथन के पैर से निकल जाती है और एथन सही सलामत होता है। उधर जिस गाड़ी से केनी, जिम की फैमिली और उस नशे में धुत आदमी को गांव ले जा रहा था, सड़क पर पड़ी हुई कीलों की वजह से गाड़ी का टायर अचानक पंचर हो जाता है। दरअसल ये वही कीलें थीं जिन्हें केनी और बॉयड ने वैन को पंचर करने के लिए बिछाया था। अब सवाल ये आता है कि ये लोग वैन को पंचर क्यों कर रहे थे? क्योंकि गांव वालों को पता था कि गांव से बाहर जाना नामुमकिन है। अगर वो फैमिली रात में ऐसे ही बाहर घूमती रहती तो वो राक्षस उन्हें मार डालते। इसीलिए वो वैन को पंचर करते थे और उन्हें अपने घर में रात बिताने के लिए कहते थे जिससे उनकी जान बच सके। लेकिन इस बार उनके हिसाब से सब कुछ उल्टा हो गया। अब केनी की टेंशन बढ़ जाती है। गांव अभी भी थोड़ा दूर होता है और रात भी हो चुकी होती है, इसलिए वो लोग सीधा गांव की ओर भागते हैं। गांव में एक कॉलोनी होती है जो वहाँ से पास होती है। वो उस कॉलोनी में जाते हैं लेकिन कॉलोनी वाले दरवाजा नहीं खोलते क्योंकि रात हो चुकी होती है। केनी और बाकी लोग बाहर से चिल्लाते हैं। तभी वहाँ इंसान जैसे दिखने वाले राक्षस आ जाते हैं। केनी उनमें से एक पर गोली चलाता है लेकिन उस राक्षस पर गोली का कोई असर नहीं होता। अंदर कॉलोनी की लीडर डोना दरवाजा खोलने के लिए कहती है। दरवाजा खुलते ही केनी और उसके साथी अंदर आ जाते हैं। वो लोग मरने से बाल बाल बचते हैं। फिर डोना टैबिथा को ऊपर ले जाती है और उसे समझाती है कि आज की रात तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल रही है, लेकिन ये सब यहाँ हर एक गांव वाले के साथ हो चुका है। डोना बताती है कि दरअसल इस गांव में हम सब तुम्हारी तरह ही आए हैं। यहाँ कोई भी पहले से नहीं रहता था और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। हम सभी पहले कई बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनने के बाद टैबिथा को डोना पर थोड़ा विश्वास हो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही टैबिथा अपने पति जिम से मिलती है। वैन में रात बिताने के बाद उन्हें कुछ नहीं होता और ये सब उस पत्थर की वजह से मुमकिन हुआ। जब केनी क्रिस्टी को अस्पताल में छोड़ने जाता है तो वहाँ काफी सामान बिखरा पड़ा होता है। केनी अपने पिता को ढूंढने लगता है। दरअसल केनी के पिता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए वो अस्पताल में रहते थे। जैसे ही केनी आगे बढ़ता है उसे उसके पिता बहुत बुरी हालत में पड़े मिलते हैं और उनकी मौत हो चुकी होती है। उसी अस्पताल में उस आदमी की भी मौत हो चुकी होती है जो उस एक्सीडेंट वाली कार में था। जब क्रिस्टी रात में एथन का इलाज करने जंगल गई थी तब अस्पताल में कोई नहीं था। तभी गांव की एक लड़की सारा वहाँ आती है और उस कार वाले आदमी की जान ले लेती है। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही होती है, मुझे ये नहीं करना, जैसे ये सब उससे कोई करवा रहा हो। उस आदमी की जान लेने के बाद सारा अस्पताल में लगे उस जादुई पत्थर को हटा देती है और वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से वो राक्षस अस्पताल के अंदर आ जाते हैं और नर्स और केनी के पिता की जान ले लेते हैं। केनी अपने पिता को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोता है क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था। उधर डोना उस नशे में धुत आदमी जिसका नाम जेड होता है उसे गांव की पूरी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि रात में राक्षस आते हैं लेकिन जेड को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। तब केनी उसे उसके मरे हुए दोस्त के पास ले जाता है लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं होता और वो जंगल की तरफ चला जाता है। इसके बाद केनी अपनी माँ के पास जाता है जो एक डाइनर चलाती है। केनी अपनी माँ को अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर आने के लिए कहता है। उसी वक्त डाइनर में वही लड़की सारा आ जाती है जिसने अस्पताल का पत्थर हटाया था।
दरअसल सारा डाइनर में वेटर का काम करती है। तभी सीन बदलता है, जहाँ हम एक व्यक्ति विटर को देखते हैं। विटर देखने में एक बड़ा आदमी लगता है, लेकिन उसका दिमाग एक बच्चे जैसा होता है। वहाँ वह किसी चीज का अंदाजा लगा रहा होता है। विटर को देखकर वहाँ एथन आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दरअसल विटर को लगता है कि हर रात पेड़ अपनी जगह बदलते हैं। एथन उससे पूछता है कि क्या तुमने जंगल में एक लड़के को देखा जो सफेद कपड़े पहने हुए है? ये सुनकर विटर चौंक जाता है। दरअसल जब से एथन यहाँ आया है उसे एक लड़का जंगल में दिखा है। इससे पहले वो लड़का सिर्फ विटर को दिखा था और किसी को नहीं। तभी एथन की बहन वहाँ आ जाती है और एथन को विटर से दूर रहने को कहती है। इस गांव में सभी लोग विटर को पागल समझते हैं, लेकिन वह पागल नहीं होता, बस गांव के कुछ खौफनाक राज जानने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो नशे में धुत आदमी जेड एक तहखाने में पहुंचता है। वहाँ उसके सामने एक दरवाजा होता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है उसे एक आदमी अधमरी हालत में दिखाई देता है। ये देखकर घबराहट में जेड जमीन पर गिर जाता है। वह तहखाने की छत पर एक अजीब सा निशान भी देखता है। जब वह उठकर फिर से उस आदमी को देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तब उसे समझ आ जाता है कि इस गांव में कुछ तो बहुत अजीब चल रहा है। जेड ये बात केनी को बताता है। तभी अचानक केनी के पास रखा एक रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। केनी कहता है कि यहाँ ऐसा होता रहता है। जेड तुरंत उस रेडियो को लेकर भाग जाता है। दरअसल जेड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह इस रेडियो से गांव के बाहर किसी से संपर्क कर सका है। वहीं हम इस गांव के पादरी फादर खत्री को देखते हैं, जो जिम और टेबिथा को इस गांव के नियम बताते हैं। इस गांव में दो जगह है, एक कॉलोनी और एक बस्ती। बस्ती को बॉयड और केनी संभालते हैं, जो गांव के पुलिस की तरह होते हैं, और कॉलोनी को डोना संभालती है। कुछ जरूरी नियम होते हैं। सूरज ढलने से पहले सभी को अपने घर वापस आना होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने घर के दरवाजे पर वो जादुई पत्थर जरूर टांगना होता है, जिससे वो राक्षस अंदर नहीं आ पाते। फादर खत्री बताते हैं कि तुम्हारे आने से पहले इस गांव में एक हादसा हुआ था। दरअसल कुछ दिन पहले गांव का एक आदमी शराब के नशे में रात को एक ठिकाने पर सो गया था। घर पर उसकी पत्नी और बच्ची उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन रात होने पर वो दोनों घर के अंदर चली गई। तभी एक भयानक घटना होती है। उसकी बच्ची खिड़की पर खड़ी एक बूढ़ी औरत से बात करती है। वो बूढ़ी औरत अंदर आने की इजाजत मांगती है और वो मासूम बच्ची खिड़की खोल देती है। जैसे ही वो अंदर आती है, वो बूढ़ी औरत एक राक्षस में बदल जाती है और उस बच्ची और उसकी माँ की जान ले लेती है। अब उसी घर में जिम की फैमिली को रहना होता है, लेकिन टेबिथा उस घर का खौफनाक मंजर देखकर मना कर देती है। जिम उसे समझाता है और कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा, बस हमें नियमों का पालन करना होगा। अब चुनाव का समय आता है, जहां ये तय होता है कि नए आए लोग कहाँ रहेंगे। जिम और टेबिथा बस्ती के घर को चुनते हैं, वहीं जूली अपनी फैमिली से अलग कॉलोनी को चुनती है। दरअसल जूली ने कॉलोनी में अपने दोस्त बना लिए थे, जैसे फातिमा और बॉयड का बेटा एलिस। अब रात होने वाली होती है। आज किसी को सजा दी जानी थी। ये वही आदमी था जिसकी लापरवाही से उसकी फैमिली की जान गई थी। आज रात उसे एक बॉक्स में बंद किया जाएगा, बिना उस जादुई पत्थर के। उसे सजा देना बॉयड को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये सब के लिए एक सबक होता है। उसे बॉक्स में बंद करके सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जिम और टेबिथा अपने नए घर में आ जाते हैं और केनी उस नशे में धुत जेड को अपने घर ले आता है। जूली कॉलोनी में रहने चली जाती है। इसके बाद आधी रात होती है। उस बॉक्स के पास कई सारे राक्षस आ जाते हैं और उस आदमी पर हमला कर देते हैं। अगली सुबह डाइनर में एथन और जिम नाश्ते के लिए पहुंचते हैं। केनी की माँ उनके लिए अच्छा सा नाश्ता लाती है। नाश्ता करते वक्त जिम को पेशाब लगती है और वो बाथरूम चला जाता है। तभी वहाँ विटर आ जाता है। विटर एथन के पास बैठता है और उसे बताता है कि उसने पता कर लिया है कि कल पेड़ 4 इंच खिसके थे। एथन कहता है कि ये बात हमें सबको बतानी चाहिए, लेकिन विक्टर उसे मना कर देता है और कहता है कि इस बात को कोई नहीं मानेगा। अब सवाल ये था कि क्या विक्टर सच बोल रहा है? क्या इस गांव में पेड़ अपनी जगह बदलते हैं? तभी जिम बाथरूम से वापस आ जाता है। जिम विक्टर को पकड़कर धक्का देता है और उससे कहता है कि मेरे बच्चे से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जब एथन घर पहुंचता है तो वो अपने पिता से बात नहीं करता। एथन जिम से नाराज होता है। उधर कॉलोनी में जूली को अपने माता पिता की याद आ रही होती है। कुछ देर बाद टेबिथा जूली से मिलने आती है और उससे कहती है कि कॉलोनी में रहने का अपना फैसला बदल लो और हमारे साथ आकर रहो। लेकिन जूली कहती है कि तुम साथ की बात मत करो, क्योंकि मुझे सब पता है कि तुम और पापा इस वेकेशन के बाद क्या करने वाले थे। दरअसल टेबिथा और जिम के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और वो दोनों तलाक लेने वाले थे। टेबिथा जब घर वापस आती है तो देखती है कि एथन गायब है। जिम भी उसे घर में ढूंढने लगा है, लेकिन एथन कहीं नहीं मिलता। घर के बाहर एथन की वो लकड़ी मिलती है जिसे वो हमेशा पकड़कर चलता था। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं कि कहीं एथन को वो राक्षस तो नहीं ले गए। दोनों उसे जंगल में ढूंढने निकल जाते हैं। दरअसल
एथन विक्टर के साथ उस सफेद कपड़े वाले लड़के को जंगल में ढूंढने गया होता है। विक्टर एथन को बताता है कि उसने उस लड़के को कई साल पहले जंगल में देखा था। उसे लगा था कि वो उसका वहम है, लेकिन जब तुमने भी उस लड़के के बारे में बताया तो उसे यकीन हो गया कि वो सच है। एथन उससे पूछता है कि तुम यहाँ कितने समय से हो। विक्टर बताता है कि जब यहाँ कोई नहीं था तब से वो यहाँ है। दरअसल विक्टर इस गांव का सबसे रहस्यमय व्यक्ति है। तभी विक्टर अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे वो सफेद कपड़े वाला लड़का दिखाई देता है। फिर दोनों उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन पीछा करते करते वो लड़का अचानक गायब हो जाता है। लेकिन पास में एक पेड़ दिखाई देता है जिसे विक्टर तिलिस्मी पेड़ कहता है। विक्टर एथन को कुछ ऐसा दिखाता है जिससे एथन हैरान हो जाता है। विक्टर एक पत्थर को उस तिलिस्मी पेड़ के अंदर डालता है। कुछ देर बाद वो पत्थर ऊपर से गिरता है। ये देखकर एथन विक्टर से पूछता है कि क्या ये इंसान पर भी काम करता है। विक्टर कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम कहाँ पहुँच जाओगे। तभी विक्टर को अपने बचपन के दृश्य दिखाई देने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। घबराहट में विक्टर अपने डिब्बे से पिस्टल निकालकर हवा में फायर कर देता है। अब सवाल ये है कि विक्टर के पास ये पिस्टल कहाँ से आई, इसका पता हमें आगे चलेगा। उसी समय पिस्टल की आवाज एथन की माँ को सुनाई देती है जो उसे जंगल में ढूंढ रही होती है। जिम और टैबिथा उस आवाज की तरफ भागते हैं। जिम वहाँ पहुंचकर देखता है कि विक्टर के हाथ में पिस्टल होती है, लेकिन उनका बेटा सही सलामत होता है। एथन भागकर अपनी माँ के पास जाता है और विक्टर वहाँ से चला जाता है। जिम ये बात बॉयड को बताता है और कहता है कि अगर विक्टर ने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। बॉयड कहता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सका, लेकिन वो डोना से बात करेगा। दरअसल विक्टर कॉलोनी में रहता है, इसलिए वो डोना की जिम्मेदारी है। जिम बॉयड को अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बॉयड और जिम की फैमिली डाइनर में साथ में खाना खा रहे होते हैं, लेकिन खाना बना रही सारा के साथ कुछ अजीब होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसके हाथ पर अचानक लिखा आता है किल्ड बॉय। यहाँ बॉय से मतलब एथन होता है। अचानक सारा जमीन पर गिर जाती है और उसके साथ कुछ अजीब होने लगा है। उधर कॉलोनी में विक्टर गड्ढे पर गड्ढा खोद रहा होता है जैसे वो किसी की कब्र बना रहा हो। ये देखकर कॉलोनी के सभी लोग डर जाते हैं। डोना उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। विक्टर जवाब देता है कि मैं इस बार पहले से तैयारी कर रहा हूँ। ये सब देखकर साफ लगता है कि गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसके लिए विक्टर अभी से तैयारी कर रहा है। ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ पार्ट 1 था। आगे क्या होगा और विक्टर जिस बात की तैयारी कर रहा है और गांव में कौन सा खतरा मंडरा रहा है, ये सब जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।